नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक, सबसे लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज देश की सियासत एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां बीजेपी सांसद ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की ही सियासत के कटघरे में उसको खड़ा कर दिया है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं तो चीफ जस्टिस को भी खड़ा कर दिया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस चली रही है कि बीजेपी के 2 सांसदों के बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगा दिया। निशिकांत यही नहीं रुक रहे, एक के बाद एक विवादित बयानों की झंडी लगा दी है उन्होंने। इसके बाद विपक्ष बीजेपी पर टूट पड़ा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एआईएमआईएम ने जोरदार पलटवार किया है। लेकिन इन सियासी बहसबाजी के बीच में सवाल यह है कि क्या वक्फ एक्ट पर सवाल उठाना गुनाह है? क्या सुप्रीम कोर्ट की सीमा तब तय करना अब राजनीति बन गई है? और क्या वाकई न्यायपालिका आज संसद से ऊपर हो गई है? लेकिन सवाल तो यह भी बैठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कैसे राजनीतिक बहस का मुद्दा बन सकती है? क्या बीजेपी सांसदों ने अपनी सीमाएं लांघ दी है? आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी बहस करेंगे। इन सवालों के पीछे की सियासत भी देश में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, इसको बंद कर दो। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे के इन्हीं बयानों ने भूचाल मचा रखा है। जेपी नड्डा की नसीहत के बाद वैसे तो निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने चुप्पी साध ली है, लेकिन विपक्ष के बयानों की आंधी नहीं थम रही। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर तो 1 वे 1 कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। वक्फ कानून के मामले में बीजेपी सांसद ने जब सर्वोच्च अदालत को घसीटा तो कांग्रेस ने जोरदार हमला बोल दिया। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, संसद हो, प्रधानमंत्री हो, संविधान के ऊपर नहीं है। जो संविधान अनुरूप होगा वही काम होगा, वो सबके ऊपर बाध्य होगा, और यही सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। ओवैसी ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। शनिवार को जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित टिप्पणी की, उसके चंद घंटे में ही पार्टी ने बयानों से किनारा कर लिया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर साफ करते हुए लिखा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा को आगाह करते हुए ऐसे बयान से बचने की नसीहत दी है। उन्होंने आगे लिखा, बीजेपी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है।
अब आइए आपको झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी शनिवार से ही विपक्ष के निशाने पर है। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर दो। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को उसके समक्ष आए किसी मामले में असीमित ताकत देता है, लेकिन इसकी व्याख्या भी बीजेपी नेता अपने तरीके से कर रहे हैं। दिनेश शर्मा ने भी विवादों की आग में घी डाल दिया। जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कुल मिलाकर ये सारा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों को लेकर है। एक, राष्ट्रपति को हिदायत कि किसी विधेयक पर 3 महीने में फैसला करें। दूसरा, वक्फ बोर्ड के 2 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादित बयान देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी सांसदों के बयान से सवाल उठने लगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? क्या सांसद अदालत को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं? क्या बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? क्या संसद और सुप्रीम कोर्ट की टकराहट लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जो कहा वो बहस का मुद्दा है या संविधान पर हमला? संसद के पास वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख जरूर तय है। 5 मई को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में समझना होगा कि संविधान के 3 स्तंभ यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को संतुलित करते हैं, लेकिन जब एक स्तंभ दूसरे की सीमा पर सवाल उठाए तो लोकतंत्र हिलता है। वक्फ कानून कोई पहला मामला नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सांसदों और नेताओं के लिए लक्ष्मण रेखा तुरंत खींच डाली। आज तक ब्यूरो। तो शुक्रवार को हमने इस मुद्दे पर सवाल पूछे थे, क्योंकि तब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस बारे में सवाल उठा चुके थे। तब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन जब निशिकांत दुबे खुद इस पर उतर गए और उन्होंने सीधे सीधे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं तो चीफ जस्टिस पर धर्म युद्ध उनके वजह से हो रहा है, जिस तरीके से सिविल वॉर एक तरीके से स्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद एक बार फिर आज इस बारे में चर्चा हो रही है। तो क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को लेकर या चीफ जस्टिस पर इस तरीके से तंज कसना, सवाल उठाना क्या सही है? और क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट दूसरे के अधिकार में, पार्लियामेंट के अधिकार में, प्रेसिडेंट के अधिकार में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है? एक बार फिर उस पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगी महिमा सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता थोड़ी देर में शामिल हो रही है, अरविंद वाजपेयी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से हम कह सकते हैं कि वो इस चर्चा में शामिल होंगे, तौसीफ अहमद खान एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसके साथ साथ टीएमसी का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अमिताभ सिन्हा उस दिन चर्चा में थे, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में रशीद किडवाई, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे सामने सवाल क्या है? सवाल नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है? सवाल नंबर 1, क्या सांसद अदालत को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना चाहता है? इसके वजह से इस तरीके के आरोप तो नहीं लग रहे।
क्या बीजेपी सांसदों ने जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है? क्या संसद और सुप्रीम कोर्ट की टकराहट लोकतंत्र के लिए खतरा है? और 5, क्या निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने जो कहा वो बहस का मुद्दा है या संविधान पर हमला है? ये सारे सवाल को लेकर हम चर्चा शुरू करेंगे और शुरुआत मुझे लगता है कि कांग्रेस से ही करनी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को कांग्रेस के तरफ से इस बारे में बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे ही शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, शायद अभी तक जुड़ी नहीं है हमारे साथ में। लेकिन अरविंद वाजपेयी, आज एनडीए की तरफ से अब पूरी जिम्मेदारी आप पर है कि महिमा सिंह जुड़ चुकी है हमारे साथ में। चलिए महिमा सिंह जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस आरोप लगाती थी सुप्रीम कोर्ट पर। 3 वाकये मेरे सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहला तो दिख रहा है कि रमेश चेन्निथला केरल हाईकोर्ट के एक जजमेंट के पर टिप्पणी कर रहे थे कि उसके वजह से रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2022 में, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा था कि डिसअपॉइंटमेंट है। जो महाराष्ट्र में जो सत्ता बदल किया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं मिल पा रही थी, उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। उसके बाद चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के दौरान आरती में शामिल हुए थे, उसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, और आज यही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कुल मिलाकर जब भी सूट होता है तब सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पर सवाल उठाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, निशिकांत दुबे जो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी कह रही है कि हमारा उससे लेना देना नहीं है। क्या आपको सही लगता है? महिमा सिंह। जय हिंद। साहिल, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और मैं आपके उदाहरणों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। जैसे कि आपने अभी अंतिम कड़ी में जब बोला कि मुख्य न्यायाधीश के घर पर प्रधानमंत्री का जाना जो है वो सही था या नहीं, या कांग्रेस ने उसके बारे में क्या कहा। देखिए, एक तरफ है न्यायालय पर और उसकी कार्य प्रणाली के ऊपर टिप्पणी करना, और दूसरी तरफ है किसी व्यक्ति विशेष के किसी विशेष प्रकरण पर कोई टिप्पणी करना। तो जहां बात थी सीजेआई, उस समय के सीजेआई जो थे जस्टिस चंद्रचूड़, उनके घर पे प्रधानमंत्री मोदी के आने की, तो जाहिर सी बात है उसमें दो डॉक्ट्राइन फेल कर रहे थे उस समय पर। एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। आखिरी बार भी जब आपकी चर्चा पर थी, आपकी चर्चा पर दूसरे पैनलिस्ट अधिवक्ता महोदय और आज भी हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि मैं उनकी उस बात पर भी टिप्पणी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि नियोक्ता के ऊपर हम बात कर सकते हैं क्या, तो वो जो नियोक्ता वाली बात थी उसमें तो बहुत सारी फिर और बातें आ जाती हैं। और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये इस बात का उत्तर देता है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब एक दूसरे को चेक करते हैं। और अभी आपने जो बात पूछी, ये जो कल मामला हुआ है, ये क्या है असल में साहिल? आप ये देखिए ना कि एक सांसद है भाजपा के, आज भाजपा बड़ी सहूलियत से कह रही है कि हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने कहा क्या, जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध हो रहे हैं देश में सर्वोच्च न्यायालय की वजह से। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्वीकृति की, हम स्वागत करते हैं उनकी स्वीकृति का, कि देश में बहुत सारे गृह युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या और कहीं पर हो। ये स्वीकार तो किया भाजपा के एक सांसद ने। अब दूसरी बात ये है कि ये जो अगर मान लिया जाए कि गृह युद्ध चल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री। तो फिर उन दोनों से इस्तीफा तुरंत मांग लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा भाजपा की मर्जी के बिना कहा है, तो इसका मतलब ये कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, भाजपा के जो मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, इन सब का नियंत्रण अपनी पार्टी से और उसमें मौजूदा लोगों के ऊपर से हट चुका है, उठ चुका है। तो इसलिए ऐसे में ना उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाता है, उनसे सहूलियत से ये तो कह दिया जाता है, जैसे आपको याद होगा पहले भी प्रधानमंत्री ने कहा था प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कि मैं दिल से कभी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, जब गॉडसे के ऊपर टिप्पणी की थी, जब गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी या माल्यार्पण किए थे। लेकिन आज आप देखिए वही बात हो रही है, सहूलियत से अपने आप को दूरी तो बना ली है, लेकिन ये जो गृह युद्ध देश के अंदर हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार सहूलियत से दूरी बनाई है। एडवोकेट अरविंद वाजपेयी, एनडीए अब कह रही है कि हमारा निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर निशिकांत दुबे जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे थे कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर कई टिप्पणी आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यह हो रहा है, लेकिन यह स्पेसिफिक टिप्पणी किस तरीके से देखते हैं? ये तो सीधे सीधे
कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश की तरफ से तो नहीं देखना चाहिए एडवोकेट अरविंद वाजपेयी? देखिए, निशिकांत दुबे का जो बयान है उसको व्यक्तिगत बयान लेना चाहिए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉ में प्रोवाइडेड है वो कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जानेगा, एजी साहब उसको परमिशन देंगे, कंटेम्प्ट चलेगी नहीं चलेगी वो एक अलग मसला है। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है, जो बड़ा मामला है, जो पूरे भारतवर्ष में मैसेज गया है, क्या संविधान में टकराव की स्थिति लिखी हुई है? नंबर 1, क्या संविधान में बाउंड्रीज नहीं खींची हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में? क्या ये इंक्रोचमेंट का मामला है या ओवर रीचिंग का मामला है? ये तो देखो बहस का मुद्दा हो सकता है ना। ये जो जजमेंट आई है जिसमें राष्ट्रपति को एक तरीके से डायरेक्शन दी गई है कि आप 3 महीने में डिसाइड करेंगे, नहीं तो डीमिंग क्लॉज माना जाएगा। क्या इस तरह की व्यवस्था है संविधान में? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से आगे निकल के जो विधायिका का जुरिस्डिक्शन है क्या उसका इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है? अच्छा, मानिए अगर कल को पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ये कहें कि भाई कल कोर्ट नंबर 1 में जितने केस लगे वो हमारे पास लाइए, मैं डिसाइड करूंगा, तो क्या ये जायज बात होगी? देखिए, संविधान का इंटरप्रिटेशन तो करना पड़ेगा। संविधान में शक्तियों का कहां कहां बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन है उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसके बावजूद अगर 2 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस तरह की गाइडलाइन बनाई या डायरेक्शन दी, तो उसके बाद 3 जजेस हैं, 5 जजेस हैं, 9 जजेस हैं, 12 जजेस हैं। देखिए, पर प्रेसिडेंट इसमें लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं बकायदा, और उसके बिहाफ पे एजी साहब उसकी पिटीशन, रिव्यू पिटीशन तो ऑलरेडी फाइल हो गई है। दिस क्वेश्चन कैन बी सेंट टू द लार्जर बेंच ऑल्सो, कॉन्स्टिट्यूशनल फुल बेंच, कि भाई इस मामले को आप डिसाइड, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के मामलों में भी हस्तक्षेप करेगा जिनको कि हर तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त है। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहस छिड़ेगी और ये तरीके से ठीक भी नहीं होगा। बहुत बड़ा देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है, सीमाओं में रहना पड़ेगा तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। तीसरा सवाल ये है कि एक पक्ष तो प्रदर्शन कर सकता है, सीमाओं में रहना पड़ेगा, और सभी को जो जितने पिलर्स है ना, सभी को अपनी अपनी सीमा लांघेंगे तो चेक एंड बैलेंस की थियरी पर कहीं ना कहीं चोट तो जरूर लगेगी। लेकिन ये बहस क्यों शुरू हुई है, जरा हम एक कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं। अरविंद वाजपेयी जी, आपने बहुत सही मुद्दा छेड़ा है यहां पर कि क्या सचमुच में इस तरीके से डायरेक्टिव दिया जा सकता है क्या? क्योंकि आर्टिकल 201 में जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार है उसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद एक पीपल्स विल होता है, यानी पार्लियामेंट या विधानसभा अगर कोई कानून पास करती है तो उसको पीपल्स विल मान लेना चाहिए। आज की स्थिति में कहां पर कितने बिल अटके हैं जरा हम लोगों को दिखा देते हैं, और कितने साल से अटके हुए हैं, ताकि ये बहस थोड़ी और सही तरीके से चले, ऐसा मुझे लगता है। जरा एक बार ग्राफिक्स के तौर पर दिखा देते हैं कि कहां पर कितने बिल अटके हुए हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्य है यहां पर जहां पर बिल अटके हुए हैं। केरल में एलडीएफ की सरकार है, 7 विधेयक आज की स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अटके हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 17 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, 18 विधेयक इस तरीके से अटके हुए हैं। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, हाल की अभी वहां पर चुनाव हुए थे, 2 विधेयक वहां पर अटके हुए हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर 3 विधेयक अटके हुए हैं। अब यह पीपल्स विल को चुनौती देने की कोशिश तो नहीं है कि 201 में लिखा है कि भाई हम कितना भी समय ले सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं रखी है, इसके लिए बस 10-10 साल तक वहां पर लटके रहो। अब देखिए, ये वाले मामले में क्या हुआ था तमिलनाडु में, कितने साल से ये बिल वहां पर अटके हुए थे, वो भी जरा हम आप एक बार बता देते हैं लोगों को कि जो सारे जो बिल लगे हुए थे 2 साल से रोक कर लगे हुए थे, 2 साल से वहां पर रोक कर रखे हुए थे। तो ऐसी सूरत में अरविंद वाजपेयी जी क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं तो जुडिशियल इंटरफियरेंस नहीं होगा ऐसे सब मामले में? कहीं अगर आपकी सरकार होती है और आपके खिलाफ अगर राज्यपाल इस तरीके से बिल अटका देते तो आप क्या समझते हैं इसको लेकर? क्या आप भी इस तरीके का बयान देते फिर? नहीं, देखिए, आप पुराने फैसलों को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले अगर देखेंगे या प्रैक्टिस देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है, अगर कोई कानून बनाना होता है या कानून में कोई मॉडिफिकेशन होती है तो लास्ट में वो जजमेंट में लिखते हैं वी रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंसीडर दिस। और एक बात और है कि सवाल बिल का नहीं है, सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंट। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट गार्जियन नहीं है?
प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया सब चीज का पूरे भारत के गार्जियन है, एक तरीके से नंबर 1 के सारी पावर उन्हीं में निहित करती हैं। अगर खाली बिल को लेकर हम चलेंगे तो ये मामला गड़बड़ा जाएगा। और दूसरी बात कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की सरकार ये सोचेगी कि हाँ भाई इसमें टाइम लिमिट होना चाहिए, तो पार्लियामेंट में लाएंगे और पार्लियामेंट में लाके उसको अमेंड करके अगर सब लोग तैयार होंगे, कंसेंसस बनेगी, तो वो स्थिति भी आ सकती है। लेकिन ये डिबेट का विषय तो है और इस पे डिबेट तो करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके बड़े सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मेरा मानना है कि महिमा सिंह, जल्दी से आपका जवाब, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास भी मुझे जाना है। देखिए, ये अभी तो पूरा गलत कहा ना, लेकिन इतना तो मान के चलते हैं हम लोग। महिमा सिंह, जल्दी से जवाब, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस एक बिंदु जोड़ना चाहती हूँ यहाँ पर कि अभी तो 1 साल ही हुआ है मात्र सरकार को बने हुए। अभी तो विवश हुए थे संविधान को हाथ में उठाकर उससे नतमस्तक होने के लिए, 400 पार करके संविधान बदलने की जो इनकी होड़ लगी हुई थी, उसके बाद अभी तो नतमस्तक हुए थे। और ये देखिए कि 1 साल के अंदर ही ये हाल हो गया है। इनके सांसदों का जो मुंह है इतना बड़ा हो गया है, इस तरह की बातें करने लग गए हैं, जिससे न सिर्फ संविधान के ऊपर खतरा दिखाई देता है, बल्कि ये दिखाई देता है कि जो इनके मंसूबे हैं और भाजपा के जो गुरुओं के मंसूबे हैं, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई देते हैं। चिंता का विषय है साहिल। अमिताभ सिन्हा, क्या अभी ये चिंता का विषय आपको नहीं लगता कि एक सांसद यहां पर आकर कहते हैं, खुलकर कहते हैं, पहले ट्वीट करते हैं और उसके बाद मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध भड़का रहा है, धार्मिक युद्ध अगर होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। ये और भी ज्यादा संगीन मामला बनता जा रहा है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति, चलिए वो तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच कर रही है, लेकिन सांसद आकर इस तरीके से कहने लगे तो हम किस तरीके से देखेंगे इसको? धन्यवाद साहिल। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चाहूँगा कि आप आज थोड़ा निष्पक्ष होकर मुझे मेरी बात कहने का अवसर दें, क्योंकि शुक्रवार को आपने मुझे कहा था और बाद में आपने उस समय की सीमा कह के, और मुझे जो बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मेरा मुद्दा था वो आपने कहने से किसी विभिन्न कारण से उसको मना किया और कार्यक्रम खत्म किया। इसलिए मैं आप मुद्दे पर आइए ना सर, इसी में टाइम चला जाता है। 3 मिनट है तो 3 ही मिनट में नहीं, मैं इसीलिए आपके साथ है सर, आप मुद्दे पर हम बात करते हैं, वरना इसी में टाइम चला जाए। मैं जो मालूम है, मैंने 20 साल, मैं मीडिया को बहुत नजदीक से जानता हूं। मुझे ये जो महिला हैं जिन्होंने मुझे कोट किया इनडायरेक्टली, मैं उनका जवाब देने के लायक नहीं समझता था, लेकिन तो इसीलिए बोल रहा हूं, इसी में हमारा टाइम चला जा रहा है। देखिए 40 सेकंड तो इसी में चले गए, आप मुद्दे पर सीधे आ जाइए सर। नहीं तो टाइम आपको, आप बिल्कुल मैं कहूंगा पहले अपनी बात, उसके बाद मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये संवैधानिक मामला है, इसमें पॉलिटिकल बात के ऊपर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जो सांसद निशिकांत जी हैं उन्होंने क्या कहा, या जो सांसद हैं अपने वहाँ शर्मा जी उन्होंने क्या कहा, मैं उस पर ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जाना चाहता हूँ कि संविधान में बहुत ही अच्छे से, सुंदर से संतुलित व्यवस्था की है बैलेंस ऑफ पावर की, और उस बैलेंस ऑफ पावर में जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 121 है, 122 है, और उसके साथ साथ में 361 है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आजकल हर चीज गूगल पे किसी को मिल सकता है। जो मैंने कहा आप देख के पढ़ लीजिएगा। देखिए 121 में और 50 आर्टिकल 50 और 121 में सुप्रीम कोर्ट को एक सैंक्टिटी दी गई है। वैसे ही 122 में और वैसे ही 361 में विधायिका को और कार्यपालिका को सैंक्टिटी दी गई है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक वकील हूं और बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी बात हो सकती है, हो सकता है मेरा कैरियर अफेक्टेड हो जाए, उससे बस मुझे अंतर नहीं पड़ता, मैं सच को सच बोलूंगा। देखिए 361 जो आर्टिकल कहता है वो बहुत ही स्पष्ट है कि उसमें जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के ऊपर में किसी तरीके का कोई भी विषय जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। मैं उसका मूल पाठ पढ़ता हूँ। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या अभ्यास के लिए उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ये 361 कहता है संविधान का। और यदि सुप्रीम कोर्ट संविधान के उन आर्टिकल्स का अनुच्छेदों का उल्लंघन करेगा तो फिर ये प्रश्न चिन्ह उठेगा सुप्रीम कोर्ट पे, और ये जनता का सवाल हो सकता है। आज मैं आपसे बहुत
पीड़ा से कहना चाहता हूं साहिल आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग उसी फ्रेटर्निटी के सदस्य हैं। हम लोगों को दिक्कत हो रही है अब, क्योंकि न्यायालय पे सीधा जनता जो है वो उंगली उठा रही है। पहले न्यायालय एक बहुत ही गरिमापूर्ण और सैक्रोसेंट ऑर्गेनाइजेशन होता था, संगठन होती थी। और मैं एक चीज बताता हूं, एक जो ये मैडम है इन्होंने कहा है, मुझे नहीं पता इनके वो क्या है क्वालिफिकेशन, मुझे पहली बार कहा गया था, शायद लॉयर भी हैं। मैंने 124 का हवाला दिया था। 124 आर्टिकल 124 में अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, उसकी सील से जो सुप्रीम कोर्ट बनता में अपॉइंटमेंट होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिश्ता हुआ। और यदि बोलिए कि आपके ऑफिस में ही कोई एक चपरासी आपके एमडी को इंस्ट्रक्शन देगा तो क्या ये स्वीकार्य होगा? मैं कह रहा हूं कि ये एक पूरी व्यवस्था का उल्लंघन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप लोग इस ओवररीच को नहीं पढ़ रहे हैं। और अंतिम मैं बात करना चाहता हूं, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है, साहिल ये आप लोग कह रहे हैं, मैं आपको एक बात निष्पक्षता से उठाने की बात कर रहा हूं। ये मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में के सदस्य के नाते मुझे उस वक्त पीड़ा हुई थी जब सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ में, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ में सितंबर 2018 में महाभियोग लगाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी वगैरह लोगों ने। हम लोग बेचैन हो गए थे उस समय, तो यही बात है। और वो इतना फ्रिवलस उसमें ग्राउंड्स थे। उसके बाद नहीं तो आपने उसको उठाया नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, आप दबाव बनाने की कोशिश है। नहीं, आप मेरे कहने के बाद आपको याद आया। देखिए, डिमेंशिया मीडिया में यही खबरें चल रही थी, तब भी यही आरोप लगाए जा रहे थे ना अमिताभ जी। आज और दूसरी बात मुझे एक सवाल पूछना है, वो आप कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट पे आप जवाब नहीं देंगे, आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वक्फ कानून के खिलाफ अगर कोई कोर्ट पे जाता है तो उसको लेकर अगर सांसद ये टिप्पणी करते हैं कि क्या संसद बिल बनाने का, कानून बनाने का अधिकार खो चुका है, तो ये कहां तक सही है? सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में अगर बिल चैलेंज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको मालूम है अमिताभ जी? इसका स्पीकर गड़बड़ हो गया है। साहिल, मैं उत्तर देना चाहती हूँ इस बात। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे स्वतः संज्ञान। चलिए एक मिनट, एक मिनट आपके पास आऊंगा, उससे पहले तौसीफ अहमद खान हमारे साथ में है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ में। स्वतः संज्ञान नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी आवाज चालू हो गई। चलिए तौसीफ जी एक मिनट रुक जाइए, अमिताभ जी को खत्म करने दीजिएगा, उसके बाद तौसीफ भाई के पास चलेंगे। जल्दी से अमिताभ जी जल्दी खत्म करिएगा, मैंने कुछ सवाल पूछा है। हाँ, तकनीकी व्यवधान। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद जी बिल्कुल महिमा जी आपके पास भी आऊंगा। स्वतः संज्ञान लेके यदि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस लिया होता तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो गृह युद्ध के जैसी स्थिति मान लिया, माने की कोई तो बंगाल हाईकोर्ट ने कहा वहां पर आप बीएसएफ को तैनात करिएगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी, तब तो कहा ना लोगों ने कि अच्छा किया करके। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर में लिया था। सुप्रीम अदालत की बात कर रहे हैं सर। नहीं, बीएसएफ के नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की परंपरा बनी है उसके ऊपर में सेंसिटिविटी का दायरा क्या है। और दूसरी लास्ट में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो अभी की स्थितियां हैं जल्दी से महिमा जी आपका जवाब लगे और उसके बाद तौसीफ अहमद खान बात करेंगे। न्याय क्षेत्र के अधिकारियों के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं सबसे पहले तो एक पंक्ति में इतना बता दूं अधिवक्ता महोदय भी इसके पहले सवाल उठा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देते हुए बता दूं, जिस बार के सदस्य वो हैं सर्वोच्च न्यायालय की एससीबीए के, उसी के सदस्य मैं भी हूं। और दूसरी बात ये है कि जो ये इन्होंने बात नियोक्ता, एम्प्लॉयर और अपॉइंटी और अपॉइंटर का जो इन्होंने अभी संबंध बताया ना, बस उसी के संदर्भ में एक बिंदु का मैं उत्तर दूंगी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो संदर्भ ये बोल रहे हैं, एक बिंदु में उसका उत्तर साहिल ये है कि नहीं रो रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैडम, मैं बता रहा हूँ। यदि आप लॉयर हैं तो स्पेसिफिक बात करिए। अरे अभी आप बीच में बोल रहे हैं अमिताभ जी, आप बीच में बोल रहे हैं, उनको बात खत्म करने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। महिमा जी जल्दी खत्म करिएगा। चलिए महिमा जी बोलिए। We should also conduct ourselves in the manner we expect of others. अब बात सुन लीजिएगा कि सरकार का नियोक्ता, Exactly. That's why I'm expecting. अरे भाई साहिल, मैं अपना बिंदु बोल दूं या नहीं बोल दूं? आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। 361 पढ़ लीजिए। महिमा जी जल्दी से खत्म करिए। मैडम होता है बहस का, बहस में आपकी बात अमिताभ जी जरा एक सेकंड रुक जाइए, आपकी बात सुनी, वैसे महिमा जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है।
ये बीच बीच में क्रॉस टॉक नहीं चलेगा। महिमा जी जल्दी खत्म करिए, चलिए कोई महिमा जी। दर्शकों के हित में होगा। अब देखिए क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो हैं वो तो सरकार के नियोक्ता भी होते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के महाभियोग का अधिकार किसके पास है साहिल? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग का जो अधिकार है वो भी सरकार के पास है, जबकि सरकार का नियोक्ता राष्ट्रपति होता है। तो उस हिसाब से तो फिर वो जो है ये इनका जो लॉजिक है नहीं होता है। नहीं विधायक बिल्कुल नहीं मालूम है, बिल्कुल आपको मालूम नहीं है, बिल्कुल नहीं मालूम है आपको। ये पूरी संसद तरीके करती से है, आपको पॉलिटिकल बिल्कुल डिबेट एक अकल नहीं तरीके से है, बन चुका है। बिल्कुल आपको पता नहीं है। संसद है, संसद नहीं, ये सरकार नहीं प्राइवेट करती टिप्पणियां है। मत करिएगा, किसको क्या अकल है किसको क्या नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी में पीपल्स विल सबसे बड़ी बात होती है अमिताभ जी, वो बात उसका रिस्पेक्ट भी तो कहीं ना कहीं करना चाहिए ना। मैंने अभी पूरे बिल्स वहां पर गिनवा के दिखाए। सरकार चलिए दोनों की आवाज कम करिएगा। तौसीफ अहमद खान, जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट पर, जब आपके खिलाफ जाती है, विपक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कुछ टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाए जाते हैं। टीएमसी की जो सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने पार्लियामेंट में संविधान पर भाषण हो रहा था, तब जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस पर बहुत बड़ा भाषण दिया था। आज दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सवाल उठा रहे हैं, तो लोग उसको किस तरीके से देखें? पिक एंड चूज नहीं नजर आता ये। देखिए साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने हर लक्ष्मण सीमा को पार कर दिया है, उनको फौरन जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे लोग जो है बहुत ही घातक होते हैं समाज के लिए। इन्हें ये जो है समाज में रहने के लायक नहीं है। इनके खिलाफ खुद इनका अपना मानना है कि 40 से ज्यादा एफआईआर है। देखिए कानून जो लिखा जाता है वो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, और कानून को इंटरप्रीट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि ये पार्लियामेंट जिसके 46% लोग क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। और ये निशिकांत दुबे के खुद खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और संविधान क्या कहता है? 142 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है और ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर केसेस फिट हो तो आप कंप्लीट जस्टिस के लिए उनको इनहेरेंट पावर है। और संविधान प्रेसिडेंट के लिए क्या कहता है कि बिना एड एंड एडवाइस के कैबिनेट के प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट जो है वो एक टिट्युलर पोस्ट है। क्या प्रेसिडेंट का खुद का कोई पावर है कि वो खुद के, उनको तो वो बाउंड है बाय कैबिनेट, बाय बीजेपी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट। तो ये जो बेतुकी बातें करते हैं, जुडिशरी को अटैक करके ये जुडिशरी को हैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुडिशरी के कंटेम्प्ट का ये फिट केस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अटॉर्नी जनरल जो है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए अनुमति देंगे, क्योंकि अगर ये अनुमति नहीं देते तो इससे बुरा जो है एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते। आज आया क्या बोलते कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा, और आकर के सवाल करता है सुप्रीम कोर्ट को, कहता कि अपने सीमा में रहो। सीमा में इनको रहने की जरूरत है। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? इनके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं? इनके खिलाफ कितने फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं? इनकी क्या जल्दी से जवाब देना चाहेंगे क्या संगीत रागी जी के पास जाने के पहले? अमिताभ सिन्हा, मुझे पूछा आपने? अमिताभ सिन्हा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे संगीत रागी जी अभी के पास आने जाने लगी, के क्या पहले? बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं अंतिम में सिर्फ मैं कह रहा हूं, जवाब देना चाहेंगे आप कुछ? जी, अब आ रही है, धन्यवाद। मैं बस संक्षिप्त एक अपना इंटरवेंशन करना चाहूंगा आपके इस इतने बड़े नेशनल चैनल में, और आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार के सामने ये जो आपका टीएमसी का आपने ही जैसा परिचय कराया, प्रवक्ता है या फिर विश्लेषक है, वो क्या क्या ये ऐरू गैरू नत्थू खैरू इस टाइप के बहुत ही छिछले और स्तरहीन बातचीत करने के लिए आप उनको, ऐसे लोगों को यदि परमिशन दे रहे हैं तो आपका नुकसान है, आपके चैनल का नुकसान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जो बात कही गई ना एक सांसद ने, उस पर चर्चा हो रही है सर। नहीं तो उसमें ये स्तरहीन बात कर रहे हैं ना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गैर संसदीय मुहावरा है, असंसदीय मुहावरा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का विषय है, उस सुप्रीम कोर्ट के मामले में बहुत ही हम लोगों को पीड़ा हो रही है, क्योंकि लोक जनता जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट पे मखौल उड़ा रहे हैं।
हम लोग तो जनता के बीच में जाते हैं ना, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो अपनी सीमा में नहीं रह रही है। अब बताइए, जो ऐसी बात हमें सुनने को मिलेगी तो हमको अपने जो व्यवसाय है हम पर, उसमें भी, उसके कारण भी मुझे शर्म आने लगी है ना। की बात मैं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट, जब यही सारे सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे थे, तब सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके से सवाल क्यों कोई कैसे उठा सकता है। यही तो बातचीत हो रही थी ना संगीत रागी। आज की स्थिति में संगीत रागी जी देखिए कैसे हो गया ये कैसे हो गया है, जब जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र की मामले की सुनवाई नहीं कर रहे थे और ऐसे सूरत में उद्धव ठाकरे उन पर जब टीका टिप्पणी कर रहे थे, तब बीजेपी की तरफ से खूब कहा जा रहा था कि देखिए इनका जुडिशरी पर भरोसा नहीं है। और आज यही बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। क्या पार्टी के दरकिनार करने से अपने आप को इस पूरे बयान से मामला छूट जाएगा? क्योंकि अभी 7 दिन के बाद वक्फ बोर्ड पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट। देखिए साहिल, सच बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सम्मान नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट से लोग डरता है जैसे पुलिस से लोग डरती है, और डर के कारण ही ये कंटेम्प्ट का यदि हथौड़ा नहीं होता और तब सुप्रीम कोर्ट पर यदि आप टिप्पणी करने के लिए बोलते, तब लोग बताता कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोग क्या क्या टिप्पणी करता है। प्रशांत भूषण ने टिप्पणी किया था ना सुप्रीम कोर्ट पर, 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी किया था ना कि रोस्टर में क्या घपला होता है। तीसरी बात में जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए सीमा तय कर रही है, क्या वही सुप्रीम कोर्ट अपने लिए सीमा तय करती है क्या? आज सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस आज के दिन में ये बता सकते हैं क्या कि कितने ऐसे केस पेंडिंग उनके पास आए जिसको उन्होंने अगस्त के और जुलाई के महीने के लिए टाल दिया है कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तब जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या अपने न्यायालयों के लिए सीमा तय करती है क्या? सुप्रीम कोर्ट 40% आज वैकेंसी खाली है, सरकार नहीं नियुक्त कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए इनिशिएटिव कोई लिया है? नहीं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के केस आते हैं, वो तुरंत लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन 10 साल से जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रश्न नहीं खड़ा करना यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कलंक का दिन मैं मानता हूं। एक बात और मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। प्रश्न तो आप खड़ा कर सकते हैं, आपने सही एग्जांपल दिया प्रशांत भूषण का, और प्रशांत भूषण ने सीधे चैलेंज किया था कि आपको अगर आपको मेरे खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। संगीत रागी जी, मेरा आपको सवाल कुछ और है। मेरा सवाल आपको यह है, मेरा सवाल आप सुन लीजिएगा एक बार। मेरा सवाल आपको यह है कि क्या वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून को चैलेंज करने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा सकता है कि आप उसमें इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं? संगीत रागी, उसको लेकर सवाल है। आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। संगीत रागी, आपको सवाल पूछने का हमको अधिकार है, और मैं आपको स्पेसिफिक सवाल निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट पर पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको वहां पर सवाल पूछ रहा हूं, आप दूसरे की तटस्थता पर कैसे बात कर सकते हैं? मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको यह सही लगता है कि वक्फ कानून को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको लेकर सवाल उठाना गलत है कि सही है? यह आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट पर क्यों नहीं प्रश्न खड़ा किया जा सकता है? यदि राम जन्मभूमि का मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट कागज मांग सकती है, यदि कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आता है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देखती है। 2020 में वक्फ बोर्ड के कानून को चैलेंज जब किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, और अब आपको इतनी बड़ी जल्दीबाजी कैसी है कि वक्फ बोर्ड का एक कानून आया और आपको तुरंत सुनने के लिए असाधारण केस बन जाता है, तो बाकी सारे केस क्या असाधारण नहीं है? तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट न्याय की व्याख्या, कानून की व्याख्या कर सकती है, कानून लिख नहीं सकती है। कॉलेजियम सिस्टम इज ए फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसल्टेशन कहीं भी कंसल्ट नहीं होता है। कहां पर यह लिखा हुआ है? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 3 जजेस जो हैं वो उनकी सिफारिश पर जजों की नियुक्ति होगी और उसको मैंडेटरी बनाया जाएगा? ये तो इससे बड़ा फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है क्या? लेकिन सुप्रीम क्योंकि उस समय सरकारें वीक थी, वो मान ली पार्लियामेंट यदि इस या विधानसभा कोई कानून बनाता है बहुमत की सरकार तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना यानी न्यायपालिका का सुपर इंटरवेंशन हो गया। यही मिसेस गांधी थी जो आपने सुना संगीत रागी क्या कह रहे हैं गांधी ने कि क्या ये जजेज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेज मुझे बताएंगे कि सरकार कैसे चलानी है?
सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं तो क्या आपसे अगर कोई कानून को कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया नहीं जा सकता? आप किसकी बात कर रहे हैं सर? कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये तो संविधान में लिखा हुआ है। घिघी क्यों बन जाती है? अगर कानून बनता है वो संवैधानिक है कि नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। ऐसे कई कानून है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात मत करिएगा। वक्फ बोर्ड का कानून चैलेंज किया गया है 2020 में। उपासना स्थल का विधेयक संगीत रागी जी चैलेंज किया गया है 2020 में। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनती है? क्या मुसलमान को धमकी देता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनती है? सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो उनके दोहरे मापदंड होते हैं। वो जब ठीक है, संगीत रागी जरा एक मिनट, या अपने राजनीतिक कंपल्शन की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। साहिल, हमने देखा कि 30 साल पहले जब एक विवादास्पद मामला चल रहा था तो बार बार भाजपा ने इस बात को कहा कि धर्म और आस्था के मामले में कोर्ट अदालत का फैसला जो है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। जब धारा 370 की बात आई, सीए की बात आई, तो वही सुप्रीम कोर्ट और उसका जो जजमेंट थे वो उनके लिए सर्वोपरि वो सबसे महत्वपूर्ण हो गए। तो और इसी तरीके से इंदिरा गांधी के समय भी बाबू जगजीवन राम ने कहा कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो चाहते हैं कि जुडिशरी जो है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, जिसको संविधान से एक अधिकार है कि कानून की व्याख्या करे और न्याय विधायिका या कार्यपालिका की जो निकम्मापन होता है या जो उनका राजनीतिकरण होता है उसके ऊपर टोका टिप्पणी करे, उनको रोके, उनको ऊपर बाध्य करे कि संविधान का पालन करे, तो उससे बचने के लिए वो निकालते हैं। यहाँ सीधा केस बनता है कि निशिकांत दुबे के ऊपर एक राजनीतिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि सत्ताधारी दल के सदस्य है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है उन्हें दिखाना चाहिए कि सत्ताधारी दल के लोग गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते। पॉइंट ऑफ लॉ पे आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ऑल फॉल कहना, ये कहना कि गृह युद्ध और धर्म का उन्माद फैलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही आपत्तिजनक बात है और उसको प्रधानमंत्री के स्तर पे उसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन धर्मयुद्ध छेड़ा जा रहा है आपके इंटरवेंशन की वजह से, ये कहां तक सही है संगीत रागी? यहीं पर तो सवाल उठाया जा रहा है। सवाल और कहीं पर नहीं उठाया जा रहा है, यहीं पर सवाल उठाया जा रहा है। संगीत रागी सुन रहे हैं? वक्फ बोर्ड का कानून आता है, उसको सुनने के लिए आपको असाधारण स्थिति आपको दिखती है, त्वरित आप उस पर कार्रवाई करते हैं, और यदि टेंपल का मुद्दा आता है तो उसको आप ठंडे बस्ते में फेंक देते हैं। वक्फ बोर्ड कानून पहले भी चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की नैतिकता ये कहां गई थी? जब निशिकांत दुबे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलड़ा गाड़ा है। क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट के पास चले जाइए? क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? तब लोग नहीं आरोप लगाएगा सुप्रीम कोर्ट पर। और मैं कह रहा हूं फिर से, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप इसलिए नहीं लगाता, दोहरा रवैया की बात कर रहे हैं लोग, सम्मान से कारण नहीं डर रहे हमारे दोहरा रवैया। हमारे मित्र संगीत रागी इस पूरे को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। जल्दी से बोलिए। राजनीतिक चश्मे से देख रहा हूं, वो पूरे राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं। जब राहुल गांधी जाकर के सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करता था, देश का समुदाय संगीत रागी जी जरा शांति से बात करते हैं एक दूसरे से। देश का समुदाय विशेष के लिए नहीं है, ये उसी राजनीतिक बोलिए, वो नहीं रुकेंगे, आप बोलिए। के मामले में अदालत को अपनी राय देने का हक नहीं है। सिस्टम कंप्रोमाइज करने पर उसी खुद सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है कि आस्था के मामले में जो है सवाल फैसला नहीं दे सकती है। आज उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्त के ऊपर एक पॉइंट ऑफ लॉ पे एक मुद्दा उठाया है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। ये दोहरे मापदंड है और इसके पास उनका कोई जवाब नहीं है। अगर गवर्नर अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको कौन बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। चीफ जस्टिस के ऑफिस में पड़े हुए हैं, आखिर में आपसे मैं कितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं? ये कुछ भी बोले, सवाल सुप्रीम कोर्ट से क्या आप कर सकते हैं कि संगीत रागी जरा एक मिनट, संगीत रागी जरा एक मिनट शांत करिए, जरा अरविंद वाजपेयी जी के पास जाना चाहता हूँ, जरा सेन वॉइस सुनते हैं हम जरा। राशिद की दवाई को कुछ पता नहीं है कानून का 360 अरविंद वाजपेयी जी, एडवोकेट अरविंद वाजपेयी जी। अरविंद वाजपेयी जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, ये इससे पहले भी कई बार हो चुका है मामला, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। जिस तरीके से बात की निशिकांत दुबे जी ने, भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि गलत बयान है।
और उसका सपोर्ट तो बीजेपी भी नहीं कर रही है। जेपी नड्डा भी कह चुके हैं कि भाई ये गलत बयान है, हम नहीं इससे इत्तेफाक रखते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक अहम बहस इस बारे में भी छिड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कह रही है, राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि भाई हमसे आप सलाह मशवरा कर लीजिएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे उठते हैं। 2004 की एक बात ये मेरे सामने नजर आ रही है कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट था, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन करने के लिए भेजा, 12 साल के बाद उनको ओपिनियन मिल पाया। ये भी तो बात है ना कहीं उसके वजह से भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्या इसके वजह से दिक्कत है या सचमुच में ये राजनीतिक दिक्कत है? क्योंकि जब वक्त का मामला निकलता है तब आपने सुना संगीत रागी क्या कह रहे थे और बाकी लोग भी क्या कह रहे थे कि जल्दी से उठाया, वही मामला क्यों उठाया, ये सारे सवाल उठाए जाते हैं। आपको सचमुच में यह राजनीतिक मामला नजर आ रहा है आज की स्थिति में? अगर कोई कहे कि यह राजनीतिक है तो गलत है क्या फिर? नहीं सवाल सिर्फ नहीं, वक्त का राजनीतिक का मामला बिल्कुल नहीं है। देखिए इसमें बड़ी चीजें क्लियर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी भी कानून जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा वो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो उसको डिक्लेयर कर सकता है कि दिस इज अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से नहीं बनेगा, इसमें कोई मतभेद नहीं है और कोई इस पे बहस भी नहीं है। सवाल ये आ गया क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या न्यायपालिका विधायिका को डायरेक्शन दे सकती है, सवाल यहाँ आ गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है क्या किसी भी एक्ट को या संविधान को वर्ड बाय वर्ड एज इट इज पढ़ा जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में उसमें फुल स्टॉप और कॉमा लगाने की इजाजत है? यही केस है। देखिए न तो सुप्रीम कोर्ट ऐड कर सकती है कोई प्रोविजन का कोई वर्ड, न डिलीट कर सकती है। यहाँ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान में एक प्रोविजन एक तरीके से ऐड कर दिया कि टाइम बाउंड होगा, इतने दिन में होगा। सवाल यहाँ है और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं में नहीं रहेगी तो इस तरह की बातें आएंगी। इंटरप्रेट करने का अधिकार तो है ना, और इसी के आधार पर माफ करिए अरविंद वाजपेयी जी, मेरा सब कुछ में समय खत्म हुआ है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अमिताभ सिन्हा जी को और भी समय दे पाता और बाकी लोगों से भी और भी चर्चा इसके बारे में कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर डिबेट छिड़ गई है। ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं, फिर पहले विपक्ष उठाता है और कभी सरकारी पक्ष की तरफ से भी इस तरीके के सवाल उठाए गए। लेकिन इसको लेकर भी निरपेक्ष होना कहीं ना कहीं जरूरी तो नहीं बन गया है। और यह मुद्दा अब कहां तक जाएगा, क्योंकि 7 दिन के बाद जब वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या तब दोबारा इस सारे मामले को लेकर चर्चा होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की थी।